हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में एक और वन शॉट वीडियो को मैं कवर करने वाला हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम बेस्ड डाटा। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से ना एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। तो इस वीडियो में हम टाइम बेस्ड डाटा की सभी के सभी थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं और सभी के सभी टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाऊंगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं टाइम बेस्ड डाटा की। तो स्टूडेंट, अगर हम टाइम बेस्ड डाटा के डेफिनेशन की बात करें तो देखो डेफिनेशन क्या कहता है। द ऑर्गेनाइज्ड सीरीज ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ एनी टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज। मतलब कहने का ये है कि एक ऑर्गेनाइज डाटा हमें दे दिया और उसका एनालिसिस हमें किसके बेस पे करना है? टाइम के बेस पे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 2005 में प्रोडक्शन कितना हुआ वीट का और 2025 में वीट का कितना प्रोडक्शन हुआ। तो टाइम के अकॉर्डिंग हमने डाटा का क्या किया? मेजरमेंट किया। उसके बाद अगर हम स्कूल की बात करें तो ऐसा भी कह सकते हो कि आपने 10th क्लास में कितने परसेंटेज लिए और अब 12th क्लास में कितने परसेंटेज आने वाले हैं। तो हमने डाटा को क्या किया? ऑर्गेनाइज डाटा को हमने टाइम के अकॉर्डिंग मेजरमेंट किया। और क्या कहता है इसमें देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, राइज और फॉलो प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब कि पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन कितना इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ। सभी के सभी कॉन्सेप्ट को हम क्या कर रहे हैं? टाइम के अकॉर्डिंग हम इनको मेजरमेंट कर पा रहे हैं। या फिर और देखिए, टू चेक चेंजेस द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ टाइम इन 1 ईयर, 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, 1 आवर और 1 मिनट। मतलब कहने का यह है कि डाटा जो है एक साल में कितना चेंज हुआ, एक महीने में कितना चेंज हुआ, 1 वीक में हमने कितना चेंज किया, उसके बाद 1 डे में कितना चेंज हुआ, पर आवर कितना चेंज हुआ और 1 मिनट कितना चेंज हुआ। ठीक है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि डाटा को हम लॉन्ग टर्म में एनालिसिस करें, हम शॉर्ट पीरियड में भी हम उनको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कल कितना स्टडी किया और आज कितना स्टडी किया। लास्ट वीक आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, इस वीक आपने कितने घंटे पढ़ाई करी। समझ में आई बात? उसके बाद देखिए ये किसके लिए यूज़ किया जाता है। कहता है टाइम सीरीज इज यूज इन स्टैटिस्टिक्स, पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए, वेदर के फॉरकास्टिंग के लिए, अर्थक्विक के लिए और अर्थक्विक प्रिडिक्शन के लिए। ठीक है भैया, यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आइए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और देखिए क्या कहा हुआ है। बच्चा पार्टी, जो टाइम सीरीज होता है ना, इसके टोटल 4 कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? ट्रेंड है। सेकंड साइक्लिकल है। थर्ड सीजनल है और फोर्थ क्या है? इरेगुलर है। ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेकंड एग्जांपल क्या दिया हुआ है? साइक्लिकल का दिया हुआ है। थर्ड है सीजनल और फोर्थ है इरेगुलर। तो आइए इन सभी कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है? ट्रेंड कंपोनेंट। अब ये क्या कहता है? द मेजरमेंट में बी टेकन एवरी आवर, डे, वीक, मंथ और ईयर, एनी रेगुलर इंटरवल। मतलब कि ये जो ट्रेंड है एक पर्टिकुलर इंटरवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई पुराना पैटर्न था कपड़े पहनने का, लॉन्ग टाइम के बाद फिर वो दोबारा वही से स्टार्ट हो गया। समझ में बात आई? अच्छा, ऑल दो टाइम सीरीज डाटा जनरली एग्जिबिट रैंडम फ्लक्चुएशन, द टाइम सीरीज में शो द ग्रेजुअल शिफ्ट और रिलेटिवली हायर टू लोअर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कहने का ये है कि जो ट्रेंड होगा ना वो लॉन्ग टाइम के लिए होगा। मतलब कि जो ट्रेंड वापस आएगा वो क्या होगा? लॉन्ग पीरियड के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद अगर कोई पुराना पैटर्न अगर मान लीजिए आ गया तो उसको हमने क्या कहा? ट्रेंड कहा। समझ में बात आई? जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि जो जेंट्स के, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं जनरली, पहले क्या होता था कि जेंट्स जो है वो पैंट मान लीजिए या फिर जीन्स, नीचे जो बॉटम की अगर मैं बात करूँ तो बॉटम नीचे से चौड़े वाले पहनते थे। ठीक है, तो क्या पता, मतलब कि एक ट्रेंड चला था कि बॉटम जो है, पैंट का जो बॉटम है वो कैसा होना चाहिए? थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। लेकिन कुछ टाइम के बाद चौड़े बॉटम का ट्रेंड जो है वो क्या हुआ? ख़त्म हो गया और फिर नैरो बॉटम आया।
तो क्या पता लॉन्ग पीरियड के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद वापस से वही पैटर्न दोबारा से आ जाए, मतलब कि एक ट्रेंड चले। ठीक है। अच्छा, तो क्या कहता है, ट्रेंड को हम टी से डिनोट करते हैं, इज यूज डिनोट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ठीक है ना, तो टी से हम ट्रेंड को डिनोट करते हैं और ये हमेशा लॉन्ग टाइम के बाद वापस आता है। अच्छा, अगले कंडीशन की अगर हम बात करें तो देखिए, अब नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, साइक्लिकल कंपोनेंट। अब साइक्लिकल कंपोनेंट क्या कहता है, टाइम सीरीज शोज राइज एंड फॉल ऑफ द वैल्यू इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसको कहा जाता है साइक्लिकल कंपोनेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं मान करके चलता हूं क्या, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट, तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ से शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट जो है वो थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, राइज हो जाता है, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, डाउन हो जाता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ठीक है। और अगर हम साइक्लिकल कंपोनेंट की बात करें तो साइक्लिकल कंपोनेंट को हम कैपिटल लेटर सी से डिनोट करते हैं। और स्टूडेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है। आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर अगर हम चलें तो देखो क्या कहता है, अगला है सीजनल कंपोनेंट। अब ये सीजनल कंपोनेंट क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए कि विंटर के टाइम पे क्या होता है, वुलन क्लॉथ की डिमांड जो है बढ़ जाता है और कॉटन का डिमांड कम हो जाता है। सिमिलरली अगर हम समर की बात करें तो समर में क्या होता है, कॉटन का डिमांड, मतलब कॉटन क्लॉथ्स का डिमांड बढ़ जाता है और वुलन का डिमांड जो है वो कम हो जाता है। ठीक। सिमिलरली अगर हम दिवाली की बात करें, फेस्टिवल की बात करें, होली की बात करें, तो होली के टाइम पे क्या होता है, गुजिया का डिमांड बढ़ जाता है ना। दिवाली की बात करें तो स्वीट्स का डिमांड बढ़ जाता है। तो ये क्या है, साइक्लिकल ट्रेंड नहीं है, ये स्टूडेंट सीजनल ट्रेंड है। ठीक है। अच्छा, देखो क्या कहता है, साइक्लिकल कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज आइडेंटिफाइड में बी एनालाइज मल्टी ईयर वेरिएशन में द टाइम सीरीज शो अ रेगुलर पैटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या कहा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम, है ना, हायर इन समर देन इन विंटर, क्रॉकरी सेल आर हायर इन फेस्टिवल सीजन। ठीक है ना। और स्टूडेंट अगर हम यहाँ से साइक्लिकल नहीं सीजनल ट्रेंड की बात करें तो सीजनल ट्रेंड को हम कैपिटल लेटर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर एस से। अगला क्या है, नेक्स्ट है इरेगुलर ट्रेंड। तो स्टूडेंट अगर हम इरेगुलर ट्रेंड की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए फैक्ट्री में आग लग गया, चोरी हो गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो ऐसे ट्रेंड को हम बोलते हैं इरेगुलर ट्रेंड, जो हमें बिल्कुल भी पता ना हो, अचानक से हो गया। ठीक है। इसको हम कैपिटल लेटर आई से डिनोट करते हैं। इसका एग्जांपल भी देख सकते हो आप, सडन बैन ऑन द करेंसी, इरेगुलर फॉल इन क्रॉप यील्ड ड्यू टू फ्लड, डिक्लाइनिंग इन अ प्रॉफिट ड्यू टू ब्रोक ऑफ द फायर फैक्ट्री। समझ में बात आई। तो ऐसे ट्रेंड को हम क्या कहते हैं, इरेगुलर ट्रेंड बोलते हैं। और मैं वापस से फिर से बता रहा हूँ कि ये थ्योरी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से क्या कहता है, देखो, द मेन एम ऑफ द टाइम सीरीज एनालाइज टू डिराइव कंक्लूजन। मेन एम क्या है टाइम सीरीज का, डिराइव कंक्लूजन आफ्टर द अरेंजिंग द टाइम सीरीज सिस्टमेटिक मैनर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम सीरीज एनालाइज टू प्रोवाइड अ गुड फॉरकास्ट, मतलब कि बिल्कुल सही तरीके से हमें प्रेडिक्शन करने में हेल्प करता है टाइम सीरीज। और क्या कहता है, ऑफ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द टाइम सीरीज। और टाइम सीरीज के दो मॉडल हैं, फर्स्ट क्या कहता है, एडिटिव मॉडल। ठीक है। और सेकंड टाइम सीरीज का मॉडल कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो टाइम सीरीज को हमने कैपिटल लेटर ओ से डिनोट किया, टी का मतलब है ट्रेंड, सी का मतलब है साइक्लिकल, एस का मतलब है सीजनल और आई का मतलब क्या है, इरेगुलर ट्रेंड। ठीक है। तो इन सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो इसको बोला जाता है एडिटिव मॉडल। अगर हमने इन सभी को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे टी, सी, एस और आई, तो इसको क्या कहा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो टाइम सीरीज के दो मॉडल, फर्स्ट एडिटिव मॉडल और सेकंड
मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, हम इनके क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ से बोला हुआ है द फॉलोइंग टेबल शोज द एनुअल रेनफॉल इन मिलीमीटर दिया हुआ है चेरापूंजी में, और स्टूडेंट इसको हमें क्या करना है, 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 3 ईयर मूविंग टोटल। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे, 3 ईयरली मूविंग टोटल। अच्छा, अब इनके क्वेश्चंस को हम करते कैसे हैं, देखो सबसे पहले क्या करना है, इन 3 ईयर को कंसीडर करना है और इन तीनों को हमें क्या करना है, टोटल करना है। और टोटल करने के बाद हमें कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो 1.2 प्लस 1.9 प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका टोटल हम बाद में करके लिख लेंगे। उसके बाद हमें इन तीन वैल्यू को कंसीडर करना है और यहाँ लिखना है 1.9 प्लस 2 प्लस 1.4। स्टूडेंट यहाँ 1.4 आएगा, 1.4 इज इक्वल टू, फिर हमें 2 से लेकर के ये 3 ईयर कंसीडर करना है, 2 प्लस 1.4 प्लस 2.1 इज इक्वल टू, फिर हमें 1.4 से यहाँ तक 1.4 प्लस 2.1 प्लस 1.3 इज इक्वल टू, फिर हमें 2.1 से यहाँ तक टोटल करना है, 2.1 प्लस 1.3 प्लस 1.8 इज इक्वल टू, फिर 1.3 से 1.1 तक 1.3 प्लस 1.8 प्लस 1.1 इज इक्वल टू, और फिर 1.8 से यहाँ तक 1.8 प्लस 1.1 प्लस 1.3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सभी का टोटल करके मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। स्टूडेंट मैंने क्या किया, देखिए मैंने इन सभी का टोटल करके यहाँ पे लिख दिया। अब आपको अगले कॉलम में क्या लिखना है, एवरेज, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, और क्या करना है, जो भी डाटा यहाँ पे आया है इन सबको हमें 3 से क्या कर देना है, डिवाइड, यानी कि 5.1 डिवाइडेड बाई 3, 5.3 डिवाइडेड बाई 3, 5.5 डिवाइडेड बाई 3, 4.8 डिवाइडेड बाई 3, 5.2 डिवाइडेड बाई 3, 4.2 डिवाइडेड बाई 3 और 4.2 डिवाइडेड बाई 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी को डिवाइड करके मैं इधर लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए 3 ईयरली मूविंग एवरेज में हम क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखो क्या कहा हुआ है। तो स्टूडेंट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है द प्रोडक्शन ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी 1000 ऑफ द लीटर ईच मंथ ऑफ ए ईयर एज फॉलोज, कैलकुलेट 5 मंथली मूविंग एवरेज। यानी कि क्वेश्चन हमें वैसे ही करना है, इसके अंदर हमने करना है 5 ईयरली मूविंग एवरेज से, और इसके पहले हमने कैसे किया था, 3 ईयरली मूविंग एवरेज। तो जो 5 ईयरली मूविंग एवरेज है और जो 3 ईयरली मूविंग एवरेज है ना, वो ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा डिफरेंस दोनों के अंदर नहीं है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 5 ईयर मूविंग टोटल। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, इन दोनों को आपने स्किप, एक रो को आपने स्किप किया था इसको, लेकिन जब हम 5 ईयरली मूविंग एवरेज के क्वेश्चंस को करेंगे तो हम ये 2 रो को स्किप करेंगे। ठीक है ना, और हम 5 डाटा को लेकर के हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। कैसे, देखो सबसे पहले क्या करो, देखो 1 2 3 4 5, इन 5 डाटा को लो और यहाँ लिखो, यहाँ पर तो क्या आएगा, 1.2 प्लस 0.8 प्लस 1.4 प्लस 1.6 प्लस 1.8, उसके बाद
इनको लो 0.8 से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, 0.8 प्लस 1.4 प्लस 1.6 प्लस 1.8 प्लस 2.4। फिर देखो क्या लिखोगे, यहाँ से 1.4 से यहाँ तक, तो 1.4 प्लस 1.6 प्लस 1.8 प्लस 2.4 प्लस 2.6। फिर उसके बाद कहाँ से लेना है आपको, 1.6 से यहाँ तक, 1.6 प्लस 1.8 प्लस 2.4 प्लस 2.6 प्लस 3। उसके बाद 1.8 से लेकर के कहाँ तक, यहाँ तक, तो 1.8 प्लस 2.4 प्लस 2.6 प्लस 3 प्लस 3.6। फिर आपको लेना है 2.4 से यहाँ तक, 2.4 प्लस 2.6 प्लस 3 प्लस 3.6 प्लस 2.8। उसके बाद आपको कंसिडर करना है कहाँ से, 2.6 से यहाँ तक, तो 2.6 प्लस 3 प्लस 3.6 प्लस 2.8 प्लस 1.9। और फिर 3 से लेकर के यहाँ तक, तो 3 प्लस 3.6 प्लस 2.8 प्लस 1.9 प्लस 3.4। ठीक है जी। अब क्या कर लेना है, इन सभी का टोटल कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब को ऐड करके लिख देता हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, इन सब का टोटल करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। मतलब कि इसका टोटल किया तो 6.8 आया, इसका टोटल किया तो ये आया, इसका टोटल किया तो ये आया। अब क्या करना है हमें, इन सभी वैल्यूज़ को किससे डिवाइड करना है, 5 से। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 ईयरली मूविंग एवरेज। ठीक है। और इन सबको क्या करना है, 5 से हमें डिवाइड करके वहाँ लिख देना है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5, डिवाइड बाई 5। इन सबको हमें 5 से कर लेना है डिवाइड। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करके मैं वहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ। ये लीजिए, मैंने क्या किया, इन सबको 5 से डिवाइड करके मैंने लिख दिया। तो ये क्या है, इसका 5 ईयरली मूविंग एवरेज। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहा हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन द टेबल बिलो गिव डिटेल द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन अ मिलियन किलोवाट ईच क्वार्टर फॉर द ईयर 2002 से लेकर के 4 तक दिया हुआ है। कैलकुलेट द 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज। अब हमने भैया क्या किया, 3 ईयरली कैलकुलेट कर लिया, 4 ईयरली कैलकुलेट कर लिया, है ना, सॉरी 3 ईयरली कैलकुलेट कर लिया, 5 ईयरली कैलकुलेट कर लिया। अब हम 4 ईयरली डाटा को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 4 ईयरली मूविंग टोटल, 4 ईयरली मूविंग टोटल। अब देखो, अब इनके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, पहले 4 डाटा को लेना है, ये 1 2 4 डाटा, ठीक है, और आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो क्या लिखोगे, 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9। फिर क्या करोगे, इनको ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं। देखो इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 9 6 15 7 22 और 8 30। उसके बाद इसको ऐड कर लेना है यहाँ से यहाँ तक, और कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो 7 प्लस 6 प्लस
9 प्लस 10 इज इक्वल टू 19 और 6 कितना होगा 25, 25 और 7 32। फिर क्या करना है, इन चार वैल्यू को ऐड कर लेना है, 6 और यहाँ लिखना है 6 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 7 इज इक्वल टू, ठीक है, 9 6 15, 15 और 10 25 और 7 वापस से 32। फिर क्या करोगे, 9 से लेकर के यहाँ तक ऐड करना है और ये यहाँ लिखना है 9 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 19 और 7 26, 26 और 7 33। उसके बाद 10 से लेकर के 10 तक लिखना है और यहाँ पे लिखना है, तो 10 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 10 इज इक्वल टू 14 और 20 34। फिर यहाँ से लिखना है 7 से लेकर के 11 तक और इधर लिखना है, तो 7 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 11, 14 14 और 11 25 और इधर आ जाएगा आपका 35। उसके बाद 7 से लेके 7 तक लिखना है और यहाँ लिखना है 7 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 और 7 14, 14 और 10 कितना होगा 24 और 11 35। उसके बाद आपको 10 से लेकर के 8 तक लिखना है, तो 10 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 21 और 7 28 और 8 36। फिर आपको लिखना है 11 से 10 तक और यहाँ लिखना है 11 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18 और 8 26, सॉरी 18 और 8 26, ठीक है, और 10 36, ठीक है। अब क्या करना है, इन सभी वैल्यू को डिवाइड कर लेना है, किससे 4 से डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए हमने क्या किया, इन सभी डाटा को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज आएगा। अब हमें क्या करना है, एक स्टेप और फॉलो करना है इसके अंदर। क्या करेंगे देखो, यहाँ क्या लिखोगे 4 क्वार्टरली, और स्टूडेंट यहाँ भी मैंने मूविंग कर दिया है और यहाँ भी मैंने क्या कर दिया ईयरली कर दिया, इसको भी क्या करो क्वार्टरली करो भाई, इसको भी क्या करना है क्वार्टरली, क्वार्टरली। और यहाँ पे भी लिखो 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज, ठीक है। अब एक स्टेप और यहाँ से फॉलो करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज, ठीक है। और 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज निकालने के लिए देखो क्या करोगे, पहले इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करके कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। तो देखो 7.5 प्लस 8 इज इक्वल टू, फिर इन दोनों को ऐड करना है और यहाँ लिखना है 8 प्लस 8 इज इक्वल टू, फिर इन दोनों को ऐड करना है और ये यहाँ लिखना है 8 प्लस 8.25, फिर इन दोनों को ऐड करना है और यहाँ लिखना है 8.5 प्लस 8.25, 8.25 प्लस 8.5, ठीक है। और फिर इन दोनों को ऐड करके लिखना है 8.5 प्लस 8.75, फिर हमें इन दोनों को ऐड करना है 8.75 प्लस 8.75, फिर हमें इन दोनों को ऐड करना है और 8.75 प्लस 9 इज इक्वल टू, फिर हमें इन दोनों को ऐड करना है 9 प्लस 9 इज इक्वल टू।
अब देखिए, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 15.5 इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो आएगा 16, इसको ऐड करोगे तो आएगा 16.25, इसको ऐड करोगे तो आएगा 16.75, इसको ऐड करोगे तो आएगा 19.25, इसको ऐड करोगे तो आएगा, नहीं 19 नहीं, यहाँ गलत हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आएगा 17.25, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा कितना 17.5, और यहाँ पे आएगा 17.75, और यहाँ से आएगा 18। अब देखो, अब क्या करना है, ये जो डाटा आपने ऐड किया इन सबको 2 से कर लेना है डिवाइड। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इस तरह से हम 4 ईयरली मूविंग एवरेज डाटा कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए क्या कहा हुआ है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो उसने क्या कहा हुआ है, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर। इसके पहले हमने 3 ईयरली मूविंग एवरेज किया, 4 ईयरली किया, 5 ईयरली किया। अब अगला जो टॉपिक है, इन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है, लीस्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट, ये हमें ईयर गिवन है और ये हमें प्रोडक्शन गिवन है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ से ईयर को ना भाई, ईयर को टाइम को यानी कि टी जूम कर लेते हैं, ठीक है, और प्रोडक्शन को हम क्या करते हैं वाई जूम कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, वाई कहते हैं, इसको कह देते हैं वाई, ठीक है ना। अब देखो, जब भी आप लीस्ट स्क्वायर मेथड के जब क्वेश्चन कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि नंबर ऑफ ईयर ऑड है कि इवन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया, ऑड हो गया। तो जब नंबर ऑफ ईयर ऑड होता है तो क्या करते हैं, ऊपर से 3 ईयर्स को हम स्किप करते हैं और नीचे से 3 ईयर्स को स्किप करते हैं, यानी कि हम मिडल वाला वैल्यू कंसीडर करते हैं। समझ में बात आई, हमने क्या किया, मिडल वाला वैल्यू कैलकुलेट कंसीडर किया, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, t माइनस 2004, ये देखिए। तो सबसे पहले हम x निकालेंगे, तो 2001 में से 2004 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, -3। 2002 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, -2। 2003 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1। और 2004 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0। सिमिलरली 2005 में से 2004 को माइनस करोगे तो 1 आएगा। फिर 2006 में से 2004 को माइनस करोगे तो 2 आएगा। और 2007 में से 2004 को माइनस करोगे तो 3 आएगा। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है x इंटू वाई, मतलब कि इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें इसके साथ करना है, या फिर पहले एक्स स्क्वायर निकाल लो, एक्स वाई हम बाद में करेंगे, पहले क्या करो एक्स स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर 9, 4, फिर 1 0 1 4 और 9। फिर यहाँ पे निकालो x इंटू वाई, मतलब कि 30 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, -3 के साथ, तो कितना आएगा, माइनस का 90। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस से, तो आएगा माइनस का 70। 36 को -1 से मल्टीप्लाई करो -36। 32 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। 37 को 1 से करोगे तो +37। 40 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 160। और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108, ठीक है। अब क्या करना है, इसका टोटल कर लेना है, तो क्या आएगा, समेशन ऑफ वाई। फिर इसका टोटल कर लेना है तो क्या आएगा,
समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर इसका टोटल कर लेना है तो क्या आएगा समीशन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए इन सभी को कैलकुलेट करके ना मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, इन सभी को कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें स्टूडेंट यहाँ से क्या करना है, अगर हम ट्रेंड लाइन इक्वेशन की बात करें, तो अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन इक्वेशन की बात करें तो ट्रेंड लाइन इक्वेशन क्या होता है, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस में बी एक्स। अब क्या करना है, हमें ए और बी चाहिए। तो अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ए का जो वैल्यू होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए इज इक्वल टू समीशन ऑफ वाई अपॉन में एन। तो वाई कितना है 246, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन कितना है 7। इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 35.14। अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है बी। तो बी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाई 28, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.036 आएगा। ठीक है, और उसने क्या कहा हुआ है, हमें जो वैल्यू निकालना है ना वो किसका निकालना है, फॉर द ईयर 2008 निकालना है, हमें निकालना है 2008। तो देखो अगर हम यहाँ से 2008 की बात करें तो x 2008 के लिए क्या होगा, हमें निकालना है ट्रेंड वैल्यू फॉर 2008 के लिए निकालना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से फॉर्मूला होता है t माइनस 2008, सॉरी t माइनस 2004। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2008 माइनस 2004, तो x कितना आ गया 4। ठीक है, तो अब क्या करो, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, y किसका निकालना है 2008 का निकालना है। तो a हमने कितना निकाला चेक करो 35.14 प्लस, और बी हमने कितना निकाला 1.036 इंटू 4 इज इक्वल टू 35.14 प्लस, यहाँ से आ जाएगा 1.144। इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 48236। तो ये लीजिए इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कहा हुआ है। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो क्या कहता है। देखो, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड लीस्ट स्क्वायर ऑफ द टू द फॉलोइंग एंड फाइंड द ट्रेंड वैल्यू। तो स्टूडेंट जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया सेम हमें वैसे ही करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, इसमें उसने पर्टिकुलर जो ट्रेंड पूछा था ना वो 2008 का पूछा था। इसमें उसने ये नहीं कहा, उसने कहा है कि सभी का हमें ट्रेंड वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले क्या करोगे, चेक करो इवन है कि ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या है ऑड है ना। तो ऑड के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स, सॉरी इसको टी लेते हैं, ईयर को हम टी लेते हैं, और सेल्स को वाई लेते हैं, और एक्स हमें यहाँ से निकालना होता है, जो क्या फार्मूला होता है टी माइनस 1 2 3, यानी कि हमें ये वैल्यू लेना है 2014। ठीक है, तो क्या करोगे x निकालने के लिए 2010 माइनस 2014 करोगे तो कितना आएगा माइनस का 4, भाई यहाँ पे आएगा -4, फिर 2012 से लेकर के 2000 स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है 14, तो -2,
और 2013 से 2014 -1, 2014 से 2014 0, 2015 से 2014 1, और 2016 से 2014 2, और 2019 से 2014 तो 5। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालना है। तो क्या आएगा 16 4 1 0 1 4 25। फिर हमें यहाँ से निकालना है x इंटू वाई, मतलब कि इसको हमें इनसे क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब देखिए अब क्या करने वाले हैं, इन सब का कर लो टोटल। तो क्या आएगा, इसका आएगा समीशन ऑफ वाई, इसका टोटल करोगे तो आएगा समीशन ऑफ एक्स, इसका टोटल करोगे तो आएगा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका टोटल करोगे तो आएगा समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू। अब देखिए मैं इन सब का क्या करता हूँ, टोटल करके मैं लिख देता हूँ। ट्रेंड लाइन इक्वेशन की बात करें तो ट्रेंड लाइन इक्वेशन क्या होता है, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस में बी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में बहुत ध्यान से आप चेक करो कि समीशन ऑफ एक्स यहाँ पे क्या आ गया था, 0 आ गया था। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर समीशन ऑफ एक्स जो है ना वो 0 नहीं है। जब समीशन ऑफ एक्स 0 नहीं होता है तो हम एक्स और ए और बी निकालने का जो फार्मूला है हम ये वाला अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो हम कौन से वाला अप्लाई करेंगे, देखिए हमें यहाँ से ए और बी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे समीशन ऑफ वाई इज इक्वल टू ए इंटू एन प्लस बी इंटू समीशन ऑफ एक्स। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन हम क्या अप्लाई करेंगे, समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए इंटू समीशन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दो फार्मूले का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखो समीशन ऑफ वाई कितना निकाला हमने, 490 इज इक्वल टू ए को रखिए एज इट इज़, और एन कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा 7a। ठीक है, फिर प्लस बी को रखिए एज इट इज, और समीशन ऑफ एक्स कितना है 1, तो ये बन गया मेरे भैया इक्वेशन नंबर 1। फिर समीशन ऑफ एक्स वाई कितना है 108, तो ये आ गया आपका 108 इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स कितना है, ए इंटू समीशन ऑफ एक्स 1 है तो यहाँ पे लिखोगे ए, फिर प्लस समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 51, तो यहाँ लिखोगे 51, ये आ जाएगा 51। ये इक्वेशन नंबर आ गया 2। अब क्या करोगे, इन दोनों ही इक्वेशन को, और स्टूडेंट यहाँ पर बी भी लिखना है, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो सेकेंड इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 से। तो फर्स्ट इक्वेशन में एज इट इज़ लिख रहा हूँ भाई, फर्स्ट इक्वेशन में एज इट इज़ लिख रहा हूँ 490 इज इक्वल टू 7a प्लस बी, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 से। तो 7 8 जा 56, 7 इज इक्वल टू 7a प्लस 7 1 जा 7, और 7 5 जा 35, ये बी, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। तो क्या करोगे, 756 में से 490 को माइनस कर लीजिए, तो आएगा 6, और 15 में से 9 गया 6, और बचा 2, तो 266 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 356 बी।
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ये, है ना। तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 266 डिवाइडेड बाई 356 इज इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.75। ठीक है, अब हमें निकालना है b का वैल्यू। ठीक है, अब हमें निकालना है b निकाल लिया, अब a निकालना है। तो a कैलकुलेट करने के लिए क्या करो, b का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो 490 इज इक्वल टू 7a प्लस b 0.75। तो इसको इधर ले आओ, 490 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 7a। इसमें से इसको माइनस कर लो तो आ जाएगा 489.25 इज इक्वल टू 7, और 489.25 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो ये आ जाएगा आपका a। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 69.9, ये आपका आ गया a। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ट्रेंड लाइन इक्वेशन। तो स्टूडेंट अगर हम ट्रेंड लाइन इक्वेशन की बात करें तो वाई टी इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस में बी एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सभी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। तो देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे y 2010 y2010 इज इक्वल टू ए हमने कितना निकाला चेक करो, 69.9 प्लस 0.75 इंटू एक्स कितना है इसमें चेक करो, एक्स से देखो यहाँ पे माइनस का 4, तो यहाँ पुट कर दोगे -4। फिर निकालोगे 2012 के लिए, y 2012 इज इक्वल टू 69.9 प्लस 0.75 इंटू इसमें कितना है चेक करो, -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। फिर निकालोगे y 2013 के लिए, तो 69.9 प्लस 0.75 इंटू -1। फिर निकालोगे y 2014 के लिए, तो 69.9 प्लस 0.75 इंटू 0। फिर निकालोगे 2015 के लिए, 69.9 प्लस 0.75 इंटू 1। फिर y 2016 के लिए निकालोगे तो 69.9 प्लस 0.75 इंटू 2, और फिर निकालोगे 19 के लिए तो 69.9 प्लस 0.75 इंटू 5। अब क्या कर लेना है, इन सभी डाटा को कैलकुलेट करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये लीजिए मैंने क्या किया, इन सभी को कैलकुलेट करके लिख दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट हम कैलकुलेट करते हैं क्या, जब समीशन ऑफ x जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं आता। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहता है, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहा हुआ है। देखिए वापस से हमें इस क्वेश्चन को लीस्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन देखो इसमें हमें क्या कहा हुआ है, इसमें ईयर चेक करना है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें स्टूडेंट जो नंबर ऑफ ईयर है ना वो हमें कितना दे दिया, इवन दे दिया। मतलब कि n क्या है, इवन है, और जब n इवन होता है तो वापस से थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता है सॉल्व करने का। देखो यहाँ पे क्या है, n जो है ना वो क्या है, इवन है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर क्या है, इवन है। तो क्या करो, इन दोनों को स्किप कर दो, इन दोनों को स्किप कर दो, और इन दोनों का एवरेज ले लो। तो सबसे पहले इसको तो हम t एज्यूम करते हैं और इसको हम y एज्यूम करते हैं। तो यहाँ से x जो कैलकुलेट होगा वो क्या करेंगे, हम लेंगे, तो हम यहाँ से ओरिजिन क्या लेंगे, मतलब कि जो हमारा ओरिजिन होगा वो क्या होगा,
एवरेज ऑफ मिडल 2 years। ठीक है, तो क्या है यहाँ से ओरिजिन 2007 प्लस 2008 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2007.5। तो यहाँ पे क्या लिखोगे t माइनस 2007.5 लिखोगे। समझ में बात आई? तो क्या करोगे यहाँ से 2005 माइनस 2007.5 इज इक्वल टू 2.5 नेगेटिव का, फिर 2006 माइनस 2007.5 इज इक्वल टू माइनस 1.5, फिर 2007 माइनस 2007.5 इज इक्वल टू 0.5, और फिर 2000 और ये नेगेटिव आएगा 8 माइनस 2007.5 इज इक्वल टू 0.5, और 2009 माइनस 2007.5 इज इक्वल टू 1.5, और 2010 माइनस 2007.5 इज इक्वल टू 2.5। अब यहाँ से क्या करो एक्स स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर करोगे तो 6.5, इसका करोगे 2.25, इसका करोगे 0.25, अगेन 0.25, 2.25 और 6.25। ठीक है, फिर यहाँ से निकालोगे क्या आएगा एक्स वाई, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करना है हमें इनके साथ। तो मैं मल्टीप्लाई करके देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या करोगे, इन सभी का हम कर लेते हैं टोटल। तो यहाँ से जब आप टोटल करोगे तो आएगा समीशन ऑफ वाई, यहाँ से जब टोटल करोगे तो आएगा समीशन ऑफ एक्स, यहाँ से जब आप टोटल करोगे तो आएगा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ से जब आप टोटल करोगे तो आएगा समीशन ऑफ एक्स वाई। तो देखिए मैं इन सभी का टोटल करके मैं लिख देता हूँ। अब हमें क्या करना है, तो देखिए मैंने क्या किया, इन सब का टोटल करके लिख दिया। अब यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन इक्वेशन की बात करें तो क्या होता है वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस में बी एक्स। ठीक है, तो ए कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, समीशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन। तो y कितना है 60 और n कितना है 6, तो कितना आ गया 10। और b कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाई 17.5। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इसको जब डिवाइड करोगे तो आएगा 2.17। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन इक्वेशन की बात करें तो वाई टी इज इक्वल टू ए हमने कितना निकाला 10, और बी हमने कितना निकाला 2.17 एक्स, सॉरी बी, हाँ 2.17 एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए समीशन ऑफ एक्स कितना आया था 0, तो इसलिए हमने इसके अंदर ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। अब हमें क्या करना है, इन सभी में ट्रेंड लाइन वैल्यू निकालना है। तो ट्रेंड लाइन वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस में बी एक्स। तो यहाँ से y और टाइम कितना है 2005 इज इक्वल टू ए कितना निकाला हमने 10 प्लस 2.17 इंटू एक्स कितना दिया हुआ है चेक करो इसके अंदर -2.5, फिर है y 2006 इज इक्वल टू 10 प्लस 2.5 नहीं 2.5 नहीं 2.17 इंटू -1.5, फिर है y 2007 इज इक्वल टू 10 प्लस 2.17 इंटू -0.5, फिर y 2008 है 10 प्लस 2.17 इंटू 0.5, फिर y 2009 है तो 10 प्लस 2.17 इंटू 1.5,
और y 2010 है, तो 10 प्लस 2.17 इंटू 2.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो ये देखिए स्टूडेंट, इन सबको जो हमने कैलकुलेट किया तो ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने कंप्लीट टाइम बेस्ड डाटा को कंप्लीट कर लिया। अगर आप एक सिंगल वीडियो भी अगर आप इस एग्ज़ाम में देख करके जाते हो, समझ के जाते हो, तो ऑलमोस्ट आपके सभी के सभी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ फिर किसी और वन शॉट के साथ। थैंक यू, नमस्कार।